गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं शुरू किए हैं आप लोग तो सेमेस्टर 2 के बच्चे आज से स्टार्ट कर दीजिए। हम इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किए हैं जिसका टॉपिक है सिलेबस एनालिसिस ऑफ सेमेस्टर 2। उसमें हम बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से उसमें हम समझाए हुए हैं कि सेमेस्टर 2 में कितने पेपर्स आप लोग को पढ़ने हैं और उन पेपर्स में हम किन किन पेपर को हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। और वो वीडियो आप लोग को देखना नेसेसरी है, इसलिए कि आप वहाँ जाकर वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कौन से पेपर पढ़ने हैं और उन सब पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल जो है एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा आपके किसी काम का नहीं होगा। अधूरा जो नॉलेज होता है वो हमेशा डेंजरस होता है। हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करना चाहिए। और हम सिलेबस पे इसलिए भी फोकस कर रहे हैं, और मेरा सिलेबस पहले एनालिसिस करने का रीज़न ये था कि सिलेबस ही जो है हमें गाइड करता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और जब हम सिलेबस का अच्छा से एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि फिर हमें काम को कैसे करना है। तो आप जाइए, उससे जाकर जो लोग नहीं देखे हैं उसे अच्छी तरह से देखिए और पहले आप अपना सिलेबस को समझिए। और ये जो हमारा कोर्स है ये मेन रूप से हम ये जो कोर्स को हम कराने जा रहे हैं ये हमारा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर ही यहाँ पे आइएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो जो है पहुँच पाए। और आज जो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, आज हम पिछले लेक्चर में बताए हुए थे कि हम मेजर 2 से स्टार्ट करेंगे और मेजर 2 के यूनिट 1 से। तो आज हम आ गए हैं उस काम को करने के लिए। हमारा टॉपिक का नाम है हमारा इस पेपर का नाम है मेजर 2। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा मेजर 2 और सेकेंड है हमारा मेजर 3, और एक मेजर पेपर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो मेजर 2 जो पेपर है उस पेपर का नाम है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ठीक है। तो हम क्या इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इस लेक्चर में जो है हमारा जो मेजर 2 के अंदर जो यूनिट 1 है पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर जितने टॉपिक्स हैं उन सभी का टॉपिक का जो है हम आपको व्हाट बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे और इनका गोल क्या है हम इससे आपको परिचित कराएंगे। चूंकि इस मेरा बताने का रीजन ये है कि हम जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और इसको अप्लाई कहाँ करना है। जब हम इस चीज़ को जान जाते हैं तो हमें अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आ जाता है और हम जो है सो हमें पता चलता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं। आखिर जो है हमारा सिलेबस यूनिवर्सिटी जो है सेमेस्टर 2 का इस तरह से डिजाइन किया है, इस चीज़ को रखा है, तो आखिर क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो जब आप अपने सभी टॉपिक को जब आप एनालाइज कर लेते हैं, जब आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो आप जान जाते हैं कि इसको डिजाइन करने के पीछे आखिर मकसद क्या था ना, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जब आप अपने सभी टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज कर लेंगे और कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपने इस सिलेबस डिजाइन करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को जान जाएंगे ना। और जब हम आपको एक टॉपिक का जब हम डिटेल में जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हम चूंकि हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, एक चीज यूज कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका उपयोग है, यहाँ पे जो है ये काम हो रहा है, ठीक है। तो आप जब चीज करेंगे तो आप अपना आँख कान खुला करके करेंगे। और चूंकि आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए। लेकिन आप खुद पे प्राउड कब कर पाएंगे, जब अपने प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज में जो है ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि उसको जो है आप एसिमुलेट कर पाएंगे, आपका वहाँ पे एकोमोडेशन समायोजन हो पाएगा। तभी आप जो है अपने आप पे प्राउड कर पाएंगे कि हमने पहले क्या सीखा और उसको हमने कैसे अपने न्यू नॉलेज के लिए जो है उसको यूटिलाइज किया,
ठीक है। तो आप लोग जो हैं चूंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, और एक बात हमेशा जान लीजिएगा कि जीवन में हर एक चीज़ के पीछे रीजन होता है। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका नाम है तो पार्शियल ऐसे नहीं है, पार्शियल का भी मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का भी मीनिंग है, मल्टीवेरिएट का भी मीनिंग है, कैलकुलस का भी मीनिंग है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको हेडिंग को जानिए। जब आप हेडिंग को जानेंगे ना तो वो अपने बारे में लगभग सब कुछ बता देता है। जैसे आपका नाम है और आपका जो नाम है आप अपने नाम को बताएंगे, तो अपने नाम को बताएंगे, अपने क्लास को बताएंगे, अपने सब्जेक्ट को बताएंगे, तो उससे इंसान जो है आपके करियर का पता लगा लेता है, आपके परिवार का पता लगा लेता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका पता लगा लेता है। तो किसी भी चीज़ का पहले आप उसके नाम पे, उसके टॉपिक पे, उसके हेडिंग का एनालिसिस कीजिए, तो उससे आपको जो है उससे रिलेटेड जो मेन जानकारी है वो आपको समझ आ जाती है। तो अब हम आ जाते हैं उसी तरह से आपके पेपर इस मेजर 2 के पेपर के नाम पे, कि इस पेपर मेजर 2 का नाम क्या है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है। तो आपका जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस जो है इसको हम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। इसे हम मल्टीवेरिएट को हम क्या कहते हैं, इसे हम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है। तो मल्टीवेरिएबल, अब आप देखिएगा मल्टीवेरिएबल यानी कि मल्टी और वेरिएबल, तो मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। ठीक है। तो मल्टीवेरिएबल का मतलब हो गया कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो। और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस मतलब क्या हो गया कि वैसा कैलकुलस जिसमें हम जिस फंक्शन के यूज कर रहे हैं वो फंक्शन कैसा है हमारा, वो मल्टीवेरिएबल है। और जब कोई भी चीज़ हम किसी फंक्शन को मल्टीवेरिएबल कहते हैं तो उसी को हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो आप लोग इसका जान लीजिए कि मल्टीवेरिएबल क्या है। थोड़ा सा इसमें हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कैलकुलस। मल्टीवेरिएबल आप इसे लिख लें तो और भी अच्छा है। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कैलकुलस। एक किसका स्टडी है, कैलकुलस का। अब ऐसा क्या खास है इस कैलकुलस को कि मल्टीवेरिएबल कह दिया गया। खास इसमें ये है कि दैट इन्वॉल्व्स function of multivariables, that involves functions of multivariables, as opposed to just one, as opposed to just one। यानी कि जो आपका मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है वो क्या है, आपका स्टडी है कैलकुलस का। अब कैसे कैलकुलस का, तो वैसे कैलकुलस दैट इन्वॉल्व्स फंक्शंस ऑफ मल्टीवेरिएबल्स एज अपोज टू जस्ट वन। यानी कि इस कैलकुलस में जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका मल्टीवेरिएबल फंक्शन है। यानी कि मल्टीवेरिएबल यानी कि उस फंक्शन के इनपुट में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। जैसे कि अगर आप सेमेस्टर 1 में इस तरह की नोटेशन पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो ये जो हमारा x होता है ना, इसे हम इनपुट करते हैं और f ऑफ x जो है हमें रिजल्ट देता है, वो हमारा आउटपुट हो जाता है। ठीक है। तो अगर हमारा z इक्वल टू f ऑफ x है ना, तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल। ठीक है। f ऑफ एक्स वाई है, ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल का, ये भी आपका मल्टीवेरिएबल हो गया। यहाँ पे आपका f ऑफ एक्स वाई टी भी हो सकता है। तो जब आपका फंक्शन का इनपुट अपने आप में 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल रखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीवेरिएबल फंक्शन। अब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप एक चीज पढ़े भी होंगे कि फंक्शन के अंदर हमारा 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो इनपुट में, लेकिन उसका जो आउटपुट आता है एक ही आता है। इसलिए हम इसे लिखा हुआ है एज अपोज टू जस्ट वन। तो वैसा फंक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल इनपुट हो, वैसे फंक्शन को मल्टीवेरिएबल कहते हैं। और जो वैसे कैलकुलस जिसमें इस तरह के फंक्शंस इन्वॉल्व हो, तो वैसे हम कैलकुलस को हम क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस या मल्टीवेरिएट कैलकुलस कहते हैं। ठीक है।
तो इसका जो है एग्जाम्पल भी आप ऐसे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, मैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन का ही दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया, ठीक है, और जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स वाई ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये सब आपके एग्जाम्पल है मल्टी वेरिएबल फंक्शन के, ठीक है। तो अब आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं, वैसा कैलकुलस जो कि जिसमें कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो है इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। अब हमारा जो आप अपने पेपर का मतलब समझिए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो इस पेपर में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या है, इस पेपर में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जो फंक्शन क्या होगा वो मल्टी वेरिएबल्स होगा। अब आपका यूनिट 1 आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव्स ना। यूनिट 1 मल्टी वेरिएबल में सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ यूनिट 1 है, ऐसे 3 यूनिट और है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? पार्शियल डेरिवेटिव्स। और पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर क्या पढ़ना है? फंक्शन, आपके जो टॉपिक लिखा हुआ है एक बार इसे हम रीड कर देते हैं। आपके सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेन रूल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जैकोबियंस, चेंज ऑफ फंक्शन और आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन एंड एनवलप एंड इवोल्यूट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसी जो है टॉपिक में एक आपका जो है थ्योरम कह लीजिए या एक टेक्निक है लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो नहीं लिखे हैं, समझाते समय लिख देंगे लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो अब आप कहेंगे कि जब ये टॉपिक है इसके अंदर तो इसे आप हेडिंग में क्यों लिखे? इसलिए हम लिखे क्योंकि ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का एक पार्ट है। मल्टी वेरिएबल्स कहें या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कहें, बात बराबर है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स मतलब वैसा फंक्शन जो कि ज्यादा वेरिएबल्स को इनपुट के तौर पे रखता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक पार्ट है ना। तो अब हम आ जाते हैं, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ दे डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है जो हमारा यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, if there are two or more independent variables in a differential equation, को शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, ये आपका सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, सॉरी आपका सेमेस्टर 3 में आई थिंक ऐसा था डिफिनेशन, लेकिन डिफरेंशियल चूंकि आप डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो आप जान जाइए। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो जैसे आप यहाँ पे पहले आप ये जान लीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पीडी का है ना डेफिनेशन है, जब dy बाई डी एक्स है तो इसमें आप जान लीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो हम जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो आपका क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल ना। और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ऊपर वाला जो हमारा y है उसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि y क्या है? x पे डिपेंड है ना। तो इसलिए हमारा ऊपर वाला y क्या है? हमारा वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना।
तो इसी तरह से जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ गए होंगे। और हम इसका आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू सी है, जहाँ पे सी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जेड है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स एंड एक्स और वाई है। ठीक है, तो जो ऊपर जो होता है डिपेंडेंट को जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं इंडिपेंडेंट, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है प्रेजेंट होता है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसके लिए जो हमारा ऑपरेटर होता है हम डेल का यूज करते हैं ना, जो हमारा ऑपरेटर होता है क्या होता है हमारा डेल होता है। ठीक है, तो अब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए होंगे। ये टॉपिक आपका ये टॉपिक और ये टॉपिक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, चेन रूल जो हमारा होता है इसे हम इरेज कर देते हैं। अब आप लोग इसे लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आप लोग के लिए, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। अब आपका बारी आ गया चेन रूल का। ठीक है, क्या हो गया चेन रूल। अब चेन से ही जान जाइए कि हम लोग अगर अपने नॉर्मल लाइफ में चेन देखते हैं तो कैसा चेन होता है, ऐसा होता है ना कनेक्टेड एक दूसरे से, यानी कि बीच में एक लिंक बना होता है। ठीक है, तो हम चेन रूल को जो है बोलते हैं चेन रूल इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन रूल। इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन रूल। ठीक है, चेन रूल इज ऑल्सो कॉल्ड जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन रूल बोलते हैं। इसे हम कंपोजिट फंक्शन रूल क्यों बोलते हैं हम बता रहे हैं। पहले तो आपको याद आ रहा होगा कि आखिर कंपोजिट फंक्शन जो है नाम सुना सुना लग रहा है। तो हाँ, आप जब फंक्शन चैप्टर क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन होता है। एफ ऑफ जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को हम आपस में क्या करते हैं हम कंपोज करते हैं, एक साथ होते हैं और सारा जब हमारा ऑपरेशन के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉक ऑफ ना एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सब क्या कहे जाते थे कंपोजिट फंक्शन। तो इनके बीच में भी तो क्या है एक चेन है ना, सब आपस में एक लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो हमारा चेन रूल भी क्या है कंपोजिट फंक्शन रूल है। अब इसको जो है चेन रूल, इसको चेन से क्यों इसे नाम दिया गया, अब देखिए यहाँ पे चेन रूल नाम ही दे दिया गया है क्यों, क्योंकि ये है ही चेन की तरह। इसलिए हम कहते हैं पहले हेडिंग के मीनिंग को जरूर ढूंढिए, सीधा जो है पढ़ना शुरू नहीं कर दीजिए। तो इसे मान लीजिए आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स है ना, कोई आपका डिफ्रेंसिएशन है, तो आप अपने सुविधा अनुसार जो है इसे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई, क्वेश्चन की ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी नीड लग जाएगी कि आपका चेन रूल का अप्लाई करना होगा, तो आप इसे इस तरह से तोड़ेंगे एंड डी टी बाई डी एक्स। ए डी टी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना। तो ये क्या है इनके बीच में चेन बन रहा है ना, इससे आप और तरीके से भी तोड़ सकते हैं, जैसे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अगर ए टू डी वाई बाई डी एक्स होता है तो बात बराबर हो जाता है, ए कैंसिल हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से क्या है आपका चेन की तरह ब्रेक हो रहा है ना, तो इसलिए इस जो है इसे चेन रूल बोला गया। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी जान गए कि चेन रूल क्या होता है और हम इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ये टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो इसे पूरा देख लेगा ना उसे फिर समझ में आ जाएगा कि इसके पढ़ाने के पीछे मेरा मकसद क्या था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म मिला हुआ है, एक डायरेक्शनल दूसरा डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही इसका हेडिंग का मतलब समझिए, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका डिफ्रेंशिएशन होगा, अब जहाँ पे डायरेक्शन का बात आ जाता है वहाँ पे वेक्टर की बात आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि निश्चित ही किसी फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे डेरिवेटिव करने की बात की जा रही है, यानी कि इसका कनेक्शन आपका निश्चित ही
ज्योमेट्री से है, ठीक है। ज्योमेट्री से तो सभी का ही कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे इसका कनेक्शन क्या है, 2D से है। तो जो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, पहले हम उसका डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसका इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट, इसे हम dt लिख रहे हैं ना, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट एट विच, the directional derivative is the rate at which any function changes at any particular point, any function changes at any particular point, ठीक है, particular point in a fixed direction, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, एक आपका रेट है, रेट मतलब क्या हो गया, दर है, ठीक है। अब कैसा रेट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रेट एट विच एनी फंक्शन चेंजेज एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो क्या है आपका रेट है, जिसमें कि कोई भी फंक्शन जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट में, किसी जो हम आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपका रेट है, यानी कोई भी फंक्शन जो है किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में, किसी खास पॉइंट पे क्या होता है, वो परिवर्तन का दर है, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इज द रेट एट विच एनी फंक्शन चेंज एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक रेट है जिसमें कि कोई फंक्शन जो है किसी फिक्स दिशा में, किसी खास पॉइंट पे क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसका दर है, यानी कि किसी भी फंक्शन का किसी खास दिशा में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है बदलाव है, जो परिवर्तन है, उसका दर है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। और ये जो है किसी भी डेरिवेटिव का जो है आपका क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर क्यों हो गया, क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन का बात करेगा, इसलिए, क्योंकि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, दर होता है किसी भी फंक्शन का किसी फिक्स दिशा में, किसी पार्टिकुलर पॉइंट में बदलाव का, चेंज का ना। तो जब आपका दिशा आ गया, इसलिए क्या हो गया आपका ये आपका जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, किसी भी डेरिवेटिव का क्या है आपका ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद हम आ जाते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल। अगला टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स कि डिफरेंशिएटिंग मेनी टाइम्स, जैसे हमारा अगर हम डेल वाई बाई डेल एक्स लिखें, तो ये हमारा क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये हमारा कहलाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसको जो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो, तो डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ये हमारा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, या डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, या डेल 3 वाई बाई डेल एक्स क्यूब, या डेल 2 बाई डेल वाई डेल एक्स। ये सब क्या है हमारे, ये सब जो है सो हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जब हम इनका डिफरेंशिएशन मेनी टाइम्स कर रहे हैं, तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा जो डेरिवेटिव होगा, ये हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल डिफरेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टोटल डिफरेंशियल। तो टोटल डिफरेंशियल क्या है, या एंड डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम देखते हैं टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। तो एक क्या है, टोटल डिफरेंशियल एक तरीका होता है, वो कैसा तरीका होता है, ए वे टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन द आउटपुट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हेन द इनपुट वेरिएबल्स चेंज लाइटली।
ये जो है एक तरीका होता है कि जब किसी फंक्शन के जो हमारा इनपुट वैल्यू है उनको या जो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसे जब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल चेंज कितना होता है उसके आउटपुट में, फंक्शन के आउटपुट में। जैसे सपोज कि अगर हमारा f ऑफ x इक्वल टू वाई है, तो अगर हम x ये हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है, अगर इसे हम लाइटली किसी अनदर वेरिएबल f ऑफ t इक्वल टू वाई से चेंज कर देते हैं, तो इस y में जो हमारा टोटल जो हमारा चेंज होता है ना, क्या है जो टोटल चेंज हमारा कितना होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिफरेंशियल के जो है टोटल डिफरेंशियल से। मतलब टोटल डिफरेंशियल क्या है, हमारा एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। ये जो है ए वे टू कैलकुलेट द टोटल चेंज, ए वे टू कैलकुलेट द टोटल चेंज, in the output value of a function, in the output value of a function, when the input variables change lightly, when the input variables change lightly, यानी ए वे टू कैलकुलेट द टोटल चेंज, ए वे टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन द आउटपुट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हेन द इनपुट वेरिएबल्स चेंज लाइटली। यानी कि किसी भी फंक्शन का मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए आपका टी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स और टी दोनों वेरिएबल है ना। तो जब किसी भी फंक्शन के जब इनपुट वेरिएबल या ओरिजिनल वेरिएबल को जो है हम किसी अनदर वेरिएबल से जब उसमें चेंज करते हैं ना, तो हमारा आउटपुट पे टोटल चेंज क्या होता है, टोटल फर्क क्या पड़ता है, क्या बदलाव आता है ना, तो उससे कैलकुलेट करने का जो हमारा तरीका है, जो वे है, वो क्या है, हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे z इक्वल टू आपका f ऑफ x y हो गया, ठीक है, यानी कि z हमारा फंक्शन है किसका, x एंड y का। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम टोटल डिफरेंशियल जो है हम इस तरीका से फाइंड करेंगे, एफ एक्स एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ वाई एक्स वाई डी वाई ना। अब इसे जो है आप लोग लिख लीजिएगा, हम इरेज करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम जब हमारा फंक्शन ए दिया है तो इसका हम टोटल डिफरेंशियल इस तरीके से फाइंड करते हैं, इस जो है कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला को यूज करके ना। ये एफ एक्स क्या है आपका, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स ना, और एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और यहाँ पे आपका डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई एक्स वाई, और क्या हो जाएगा आपका डी वाई हो जाएगा। तो आप टोटल डिफरेंशियल किसी भी फंक्शन का आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है टोटल डिफरेंशियल का, आप तो जान गए कि टोटल डिफरेंशियल जो है एक तरीका है, जब किसी भी फंक्शन के इनपुट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसमें टोटल परिवर्तन क्या आता है, वो हम टोटल डिफरेंशियल के इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं, या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे हम फाइंड करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के माध्यम से ना। तो अब इसमें जो है इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग क्या है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका अगर एप्लीकेशन हम देखें, इसका एप्लीकेशन है टोटल डिफरेंशियल आर यूज्ड इन डेटा एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इसका जो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन होगा, ये जो है क्या है इसका डेटा एनालिसिस में,
टोटल डिफरेंशियल का यूज कहाँ होता है? डेटा एनालिसिस में। और कहाँ होता है? एंड एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज, लिख देते हैं एंड एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द uncertainty in measurement। इसका जो टोटल डिफरेंशियल जो है इसका यूज कहाँ होता है? डेटा एनालिसिस में, ठीक है। और दूसरा कहाँ है? दूसरा जो है हमारा एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज का जो हमारा मेजरमेंट हम करते हैं, माप करते हैं ना, तो उसमें अनिश्चितता जो होती है उसको एनालाइज करने में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन थर्मोडाइनेमिक्स द प्रेशर ऑफ, इन थर्मोडाइनेमिक्स में, ठीक है, द प्रेशर ऑफ ए गैस, लिख ही देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, काम आएगा एग्जाम में, नहीं खुद के लिए। इन थर्मोडाइनेमिक्स द प्रेशर, इन थर्मोडाइनेमिक्स द pressure of a gas depends on the number of moles, depends on the number of moles, the volume and the temperature, the volume and the temperature, the volume and the temperature. The total differential can be used to calculate, the total differential can be used to calculate the total change in pressure, the total change in pressure for a small change in the other variables. In the other variables, यहाँ पे कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली मुझे जो है थोड़ा सा लिखने में मुझे कंफर्ट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को जो है आप लोग लेके। इन थर्मोडायनेमिक्स द प्रेशर ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में जो गैस का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? थर्मोडायनेमिक्स में जो है आपका गैस का जो प्रेशर होता है, यानी कि गैस का जो दाब होता है, वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स की कितनी संख्या है, वॉल्यूम पर यानी कि आयतन पे, एंड टेम्परेचर तापमान पे। जो गैस का प्रेशर होता है वो तापमान पे, वॉल्यूम पे और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो द टोटल डिफरेंशियल कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन द प्रेशर फॉर द स्मॉल चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल का यूज किया जा सकता है ये कैलकुलेट करने में कि इन तीनों में से अगर किसी एक को हम परिवर्तन करते हैं तो गैस के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। समझ गए?
थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा गैस का जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम्स पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और हम टोटल डिफरेंशियल का यूज करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इन वॉल्यूम में या टेम्परेचर में या नंबर ऑफ मोल्स में हम परिवर्तन करते हैं तो गैस के प्रेशर पर इसका क्या फर्क पड़ता है। वेरिएबल्स इन्हीं तीनों को कह रहा है, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, नंबर ऑफ मोल्स को ना। तो टोटल डिफरेंशियल का एक यूज आपका यहाँ पर भी है। तो टोटल डिफरेंशियल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए टोटल डिफरेंशियल के इतना इंट्रोडक्शन के लिए इतना आपका सफिशियंट है। और हम नेक्स्ट आ जाते हैं आपको जैकोबियंस पे, ठीक है। तो जैकोबियंस पहले किसके नाम पे पढ़ाए जान लेते हैं। तो जैकोबियन जो है एक नाम, टॉपिक का नाम पड़ा है जर्मन इन्फ्लुएंसर मैथमेटिशियन जैकोबियन के नाम पे। उनका नाम तो काफी लंबा है लेकिन जैकोबियन जो है शॉर्ट उनका एक सरनेम में भी है तो उस पर ले लिया गया है। जैकोबियन जो है एक आपके जर्मन मैथमेटिशियन, और उनको इन्फ्लुएंसर यानी कि एक टाइम पे जो है मैथमेटिक्स को वो इन्फ्लुएंस किए थे तो उनके नाम पे पड़ा, ठीक है। जैकोबियन आपका है क्या। जैकोबियन जो है आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैकोबियन जो है आपका वो क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैकोबियंस एक मैट्रिक्स है ना। कैसा मैट्रिक्स है, तो अब रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का ना उसके वेरिएबल के सापेक्ष में जो रेट ऑफ चेंज होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है ए जैकोबियंस ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। इसे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैकोबियन क्या है, किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होते हैं ना, यानी परिवर्तन की जो दर होती है उसको मैट्रिक्स के माध्यम से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन मल्टीवेरिएट कैलकुलस, द जैकोबियन इज ए मैट्रिक्स, और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों हो सकता है। द जैकोबियन is a matrix. The Jacobian is a matrix that represents. The Jacobian is a matrix that represents the rate of change of a vector valued. The rate of change. The rate of change of a vector valued function with respect to its variable, with respect to its variables. जैकोबियन क्या है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में जैकोबियन जो है सो आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। यानी कि किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का उसके वेरिएबल के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैकोबियन क्या है, तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं। किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम जैकोबियन कहते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करता है इसे भी हम देख लेते हैं। इसे जो है इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल ऑफ एक्स वाई जेड बाई डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू।
डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी और डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू, डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल वी और डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू। ठीक है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को उसके जो है वेरिएबल के सापेक्ष, उसके वेरिएबल के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका किसके सापेक्ष, यू वी डब्ल्यू आपके क्या है, उसके वेरिएबल है ना, और ये क्या है आपके फंक्शन के क्या है, आपके क्या है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, इन वेरिएबल के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का यू वी डब्ल्यू वेरिएबल के सापेक्ष रेट ऑफ चेंज को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, यही क्या है आपका जैकोबियन है। ठीक है, अब हम इसका इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, लिखना बहुत ही आसान है। पहले डेल एक्स को यू के सापेक्ष में, एक्स को पहले यू के सापेक्ष में, फिर वी के, फिर डब्ल्यू के, वाई को यू के सापेक्ष में, वी के, डब्ल्यू के, वैसे ही जेड को यू के सापेक्ष, वी के सापेक्ष, डब्ल्यू के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इनका मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपका जैकोबियन है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है कि जब हम हमारा जो मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है ना, तो उसके वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको परफॉर्म करने में इसका इम्पोर्टेंस है। यानी कि लिख देते हैं इसे लैंग्वेज में, इसका इम्पोर्टेंस व्हेन परफॉर्मिंग, जैकोबियन का इम्पोर्टेंस ना, इसका महत्व, व्हेन परफॉर्मिंग ए चेंज ऑफ वेरिएबल्स, when performing a change of variable in multiple integration, मल्टीपल इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल के परफॉर्मेंस में जैकोबियन का यूज किया जाता है। ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स स्केल द एरिया ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट ड्यूरिंग इंटीग्रेशन ना, तो यहाँ पे एक और है, क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन, the determinant of the Jacobian matrix scales the area of volume element during इंटीग्रेशन के दौरान जो है एरिया या वॉल्यूम को जैकोबियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या करता है, स्केल करता है, मेजर करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के दौरान जो है एरिया या वॉल्यूम का जो जैकोबियन मैट्रिक्स है, जैकोबियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इंटीग्रेशन के दौरान उसके एरिया या वॉल्यूम को स्केल करता है, मेजर करता है। तो ये क्या हो गया, जैकोबियन मैट्रिक्स का आपका ये इंपोर्टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है चेंज ऑफ वेरिएबल्स है। चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, पहले इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। इन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए चेंज ऑफ वेरिएबल इज ए टेक्निक, ए चेंज ऑफ वेरिएबल
इज ए टेक्निक that simplify a problem by replacing the original variables to function of other variables यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल जो है क्या आपका एक तकनीक है, ठीक है, टेक्निक है। कैसा? दैट सिंप्लीफाई ए प्रॉब्लम बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल वेरिएबल टू फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना फंक्शन को जो है किसी भी प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को जो है किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका तरीका ये है कि जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है, ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, इक्वेशन हमारा आसान हो जाए, इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। इसके लिए क्या है कि फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल को जो है सो अदर वेरिएबल के साथ क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वेरिएबल के रिप्लेसमेंट के इस टेक्निक को जो है चेंज ऑफ वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। इसका चेंज आखिर वेरिएबल को चेंज करने का गोल क्या है, तो इसका गोल जो है, इसे इरेज कर देते हैं, इसका गोल जो है टू मेक द प्रॉब्लम सिंपलर और इक्विवेलेंट टू ए प्रॉब्लम दैट इज ऑलवेज वेल अंडरस्टूड। मतलब कि क्या करना है कि इसका जो गोल जो है प्रॉब्लम को जो है वो क्या करना है, सिंपलर करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ताकि प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व करने लायक सॉल्व करने लायक हो जाए या उस पैटर्न में आ जाए, ताकि हम अपने क्वेश्चन को जो है समझकर सॉल्व कर सके। इसका गोल यही है। द गोल इज टू मेक द प्रॉब्लम सिंपलर और इक्विवेलेंट टू ए प्रॉब्लम दैट इज ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड। मतलब कि जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन को एक पैटर्न पे ला कर सॉल्व करते हैं, तो उस पैटर्न पे लाने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है समझ में आ सके, अब उसके वो आगे काम करने लायक हो जाए, इसलिए उसके ओरिजिनल फंक्शन के ओरिजिनल वेरिएबल को अनदर वेरिएबल के साथ रिप्लेस करने के टेक्निक को ही क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रॉब्लम जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इजी हो जाए, सिंप्लीफाई करने लायक हो जाए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक है हमारा यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन के लिए जो है हमारा आयलर थ्योरम, ठीक है। तो हमारा आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन है, आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन स्टेट दैट इफ ए फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री n देन द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स। अगर हमारा फंक्शन जो है होमोजेनियस है n डिग्री का, तो हमारा एक कंडीशन होल्ड करेगा। वो क्या है, क्या u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू x प्लस u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इंटू y इक्वल टू n इंटू u हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमारा फंक्शन u होमोजेनियस है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटू x प्लस उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इंटू y जो है डिग्री होमोजेनियस फंक्शन के डिग्री n इंटू फंक्शन u के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। तो यही जो है आपका आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन है। अब फंक्शन होमोजेनियस क्या होता है कि इसमें प्रत्येक वेरिएबल्स, प्रत्येक टर्म के जो पोलिनोमियल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होता है, उनका पावर क्या होता है, वो सेम होता है, तब किसी फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनवेलप्स एंड एवेल्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एनवेलप एंड एवेल्यूट्स है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो है एनवेलप होता क्या है। तो एनवेलप जो है, अगर हम दी गई इक्वेशन में पैरामीटर को चेंज करने पर, पहले एनवेलप को समझ लेते हैं हम।
एनवेलप ऐसे होता है कि दी गई इक्वेशन, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और पैरामीटर कोई एम है ना, तो दी गई इक्वेशन में पैरामीटर को चेंज करने पे हमें एक नया कर्व मिल जाता है, हमें एक नया वक्र मिल जाता है, ठीक है। उसी कर्व को हम एनवेलप कहते हैं। अब इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल से ना, कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0, ये क्या है आपका गिवन है। तो वेयर अल्फा क्या है हमारा, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, अल्फा क्या है हमारा पैरामीटर है ना, एंड लेट y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, वेयर m क्या है हमारा इज ए पैरामीटर, हमारा पैरामीटर है, ठीक है। हमारा एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इक्वल टू 0 गिवन है, जहाँ पे अल्फा हमारा क्या है पैरामीटर है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जहाँ पे कि m क्या है हमारा एक पैरामीटर है। तो m के अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो हमारा y है अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, ठीक है। यानी कि फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m वी गेट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी कि m के अलग अलग वैल्यू के लिए हम अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिलेगा। जैसे कि अगर हम m इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे अप टू, तो m के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। और वो सभी लाइन एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, और वो सभी लाइन जो है हमारा, वो सभी लाइन एक दूसरे को स्पर्श करते हुए और स्पर्श करते हुए होगी और सभी फैमिली का निर्माण करती है, ठीक है। ये सभी लाइन जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होगी और फैमिली का निर्माण करती है, यानी कि m के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, और ये सभी लाइन जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होगी और एक फैमिली का निर्माण करती है, ठीक है। तो इन सभी के जो है इन पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे ना, इन सभी के इन पॉइंट्स को हम आपस में अच्छे से मिलाएंगे। एक्चुअली मेरा अच्छा सा बना नहीं है ना, तो हमारा क्या बन गया, हमारा एक कर्व हो गया। और ये किसका शेप है, ये जो है हमारा जो सर्कल का शेप है। एक्चुअली सही से हमसे बना नहीं है, इसलिए जो है ऐसा सर्कल जैसा लग नहीं रहा है ना। तो एक इसका हमारा सर्कल का शेप है, सर्कल का शेप है, ठीक है। और यहाँ से हमें और यही जो हमारा बात हम कहे थे कि दिए हुए इक्वेशन में पैरामीटर को चेंज करने पर एक नया कर्व मिलता है, उसी कर्व को हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन जो है, ये जो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, इसका एनवेलप क्या हो जाएगा, हमारा एक सर्कल हो जाएगा। और सर्कल का इक्वेशन क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एनवेलप क्या है कि अगर कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कि m हमारा पैरामीटर है, तो उस m के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। और वो सभी जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन जो बनते हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए होते हैं, और वो जो है मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं, एक कर्व का निर्माण करते हैं। उसी कर्व को जो है हम एनवेलप करते हैं, उस इक्वेशन का, दी हुई इक्वेशन का, ठीक है। तो इस आपका इक्वेशन का जो है एनवेलप क्या हो गया, आपका एक सर्किल है। और इस सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका, ये आपका एनवेलप है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इवोल्यूट। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका इवोल्यूट्स। इवोल्यूट्स का जो है डेफिनेशन है, इवोल्यूट, इवोल्यूट का डेफिनेशन है, द इवोल्यूट ऑफ ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द सेंटर्स। द इवोल्यूट
the evolute of a curve, किसी कर्व का जो एवोल्यूट है is the set of all the centers is the set of all the centers of curvature set of all the center of curvature of the curve point correct कि the evolute of a curve is the set of all the center of curvature of the curve point, यानी कि evolute का जो कर्व होता है वो सेट होता है सभी कर्वेचर के सभी सेंटर का जो कि कर्व पॉइंट है। ठीक है, तो एवोल्यूट को जो हम विजुअलाइज कर पाएंगे जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हम बस यहाँ पे इतना जान लेते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, तो वो 1 वेरिएबल के लिए हो या 2 वेरिएबल के लिए हो, उसका कंसेप्ट हम जान जाएंगे। और बाकी जो है उसे तो हम अपने जो है टॉपिक के अंदर जब डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे तो जान ही जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, जैसा कि नाम से ही जाना जाएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा एंड मिनिमा आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of a function within the given range or entire domain। range or entire domain। कह रहा है कि जो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम और क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमा, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है हमारा मिनिमा हो जाता है। ठीक है, और कहाँ किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फंक्शन जब डिफाइन होता है तो डोमेन और को डोमेन पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो इंटायर डोमेन यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं ना वो हमारा मैक्सिमा, और डोमेन के हर एक पॉइंट पे जो हमारा पूरे डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिले वो हमारा मैक्सिमा, और पूरे डोमेन में जिस पॉइंट पे जो हमारा है या जिस रेंज पे हमारा मिनिमम वैल्यू मिले वो हो जाता है हमारा मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा के भी टाइप्स हैं, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा। इसे हम तब पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है हमारा एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो है वो है लैग्रांज मल्टीप्लायर्स ना। इसके अंदर एक जो है हमारा टॉपिक है वो क्या है, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। लैग्रांज मल्टीप्लायर्स है द लैग्रांज मल्टीप्लायर्स method is a technique। The Lagrange multipliers method is a technique
इज ए टेक्निक। ये जितने नाम से जो हमारे होते हैं ना, इस सभी के सभी क्या होते हैं, हमें टेक्निक ही देते हैं किसी भी चीज़ को या तो इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए या सॉल्व करने के लिए ना। फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, टेक्निक फॉर फाइंडिंग the maximum or minimum of a function, of two variables, मैक्सिमा लैग्रांज मल्टीप्लायर्स क्या है, आपका टेक्निक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लैग्रांज मल्टीप्लायर्स क्या है, आपका टेक्निक है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसका गोल भी जान लेते हैं कि लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का आखिर गोल क्या है ना। तो इसका गोल जो है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू जी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है वही हमारा एक्सट्रीमम कहलाता है। ठीक है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसका एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स गिवन, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। यानी कि लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का आपका गोल क्या है कि इसका गोल है कि एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना, यानी कि इसका एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना। एफ ऑफ एक्स वाई कोई गिवन है जिसका सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का यही गोल है। दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स वाई कोई हमारा फंक्शन है, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना। दैट मीन्स कि इसका मैक्सिमा या मिनिमम, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करना, फाइंड करना। ठीक है, तो जब भी कहे एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना, दैट मीन्स कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। थैंक यू सो मच जो है टाइम देकर पढ़ने के लिए। और कैसा लगा आज का ये क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।